कंगना रनौत के हाथों लुटे पिटे संजय राउत और पूरी की पूरी शिवसेना अब लगता है अपनी मानसिक संतुलन को ही खोते जा रही है, क्योंकि जिस भाषा में, जिस तरीके से सामना में अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत और पीएम मोदी के बारे में टिप्पणी की गई है, उससे तो यही लगता है कि जुबानी जंग में बुरी तरह से पिटने के बाद संजय राउत और उद्धव ठाकरे बुरी तरह से बौखला गए हैं और किसी भी सूरत में अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत को गिरफ्तार करने का बहाना खोज रहे हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कंगना रनौत को एक बार फिर से निशाने पर लिया। सामना के संपादकीय में कंगना को बेईमान बताया गया, यहां तक कि कंगना को देशद्रोही, बेईमान और मानसिक विकृत बताया गया। वहीं मोदी सरकार को देशद्रोही को सुरक्षा देने की बात कही गई है और पत्रकारों को देशद्रोही बताकर हरामखोर भी कहा गया है। सामना में लिखा है कि मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करना और मुंबई पुलिस को माफिया आदि बताकर खाकी वर्दी का अपमान करना बिगड़ी हुई मानसिकता के लक्षण है। महाराष्ट्र की 11 करोड़ मराठी जनता और मुंबई का अपमान मतलब देशद्रोह जैसा अपराध ही प्रतीत होता है। लेकिन जब ऐसा अपराध करने वाले लोगों के साथ राष्ट्रभक्त मोदी सरकार का गृह मंत्रालय सुरक्षा कवच देकर खड़ा हो जाता है, तब हमारे 106 शहीद स्वर्ग में आंसू बहा रहे होते हैं। सामना ने कहा कि राजनीतिक एजेंडे को सामने लाने के लिए देशद्रोही पत्रकार और सुपारीबाज कलाकारों के देशद्रोह का समर्थन करना भी हरामखोरी ही है, मतलब माटी से बेईमानी ही है। जो लोग महाराष्ट्र के बेईमानों के साथ खड़े हैं उन्हें 106 शहीदों की बद्दुआ लगेगी, साथ ही राज्य की 11 करोड़ जनता भी उन्हें माफ नहीं करेगी। मुंबा माता का अपमान करने वालों का नाम महाराष्ट्र के इतिहास में डामर से लिखा जाएगा। बेईमान कहीं के ये लोग अब राष्ट्रभक्ति का तुनतुना न बजाएं, बस इतनी ही अपेक्षा है। मराठी लोगों से बेईमानी करने वाले मानसिक विकृत लोगों से मराठी मानुष हमेशा लड़ता रहा है। कोई भी आए और महाराष्ट्र की मराठी राजधानी पर टपली मारे, कोई ऐरा गैरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अरे तुरे करके चुनौती दे, तो इसके विरोध में पूरे महाराष्ट्र को एक होना चाहिए। महाराष्ट्र संतप्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुंबई और राज्य के मुख्यमंत्री का अपमान करने वालों का सीधे सीधे समर्थन कर रही है। मुंबई पर अपना हक जताने वाले बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन मुंबई मुंबा देवी का ही प्रसाद है। देवी स्वरूप मुंबई मां की तुलना पाक अधिकृत क्षेत्र से कर हमारी देवी का अपमान किया गया। हिंदुत्व और संस्कृति का, धर्म और 106 शहीदों के त्याग का अपमान किया गया तथा ऐसा अपमान करके छत्रपति शिवाजी के महाराष्ट्र पर नशे की पिचकारी फेंकने वाले व्यक्ति को केंद्र सरकार विशेष सुरक्षा की पालकी का सम्मान दे रही है। मराठी जनों, मुंबा देवी का ये अपमान जिसे प्रिय है, ऐसे लोग दिल्ली में और महाराष्ट्र के विधिमंडल में बैठे हैं, इसलिए मुंबई पर खतरा बना हुआ है। मुंबई को पहले बदनाम करो, फिर उसे खोखला करो। मुंबई को पूरी तरह से कंगाल करके एक दिन इसे महाराष्ट्र से तोड़ने की करतूत नए सिरे से रची जा रही है। सामना में लिखा कि अहमदाबाद, गुरुग्राम, लखनऊ, वाराणसी, रांची, हैदराबाद, बेंगलुरु और भोपाल जैसे शहरों के बारे में अगर कोई अपमानजनक बयान देता है तो केंद्र ने उसे वायु श्रेणी की सुरक्षा की पालकी दी होती क्या? यह महाराष्ट्र के भाजपाई स्पष्ट करें। देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह का नाम अरे तुरे से उच्चारण करने वाले 3 पार्ट चैनल्स के मालिकों को भाजपा वालों ने ऐसा समर्थन दे दिया होता क्या? मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए सामना में लिखा गया कि आज जिस प्रकार से सारे भाजपा वाले महाराष्ट्र द्रोहियों के साथ खड़े हैं, उसी विश्वास से हमारी सीमा में घुसे चीनी बंदरों के बारे में हिम्मत दिखाई होती तो लद्दाख और अरुणाचल की सीमा पर देश की बेइज्जती न हुई होती। देश की इज्जत तार तार न हो, इसके लिए राष्ट्रभक्तों ने संयम रखा हुआ है। बस इतना ही। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने उद्धव ठाकरे को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने साफ कहा कि कंगना रनौत की सुरक्षा में एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक आरपीआई के कार्यकर्ता तैनात रहेंगे। यदि कोई भी कंगना रनौत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो आरपीआई के कार्यकर्ता उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का पूरा हक है। कंगना रनौत ने भी उसी अधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने मुंबई या महाराष्ट्र की कोई बुराई नहीं की है, बल्कि राज्य सरकार को आईना दिखाया है।
जिस प्रकार से राज्य सरकार कंगना को मुंबई में आने से रोक रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी अठावले को फोन कर सुरक्षा और समर्थन देने के लिए आभार जताया है। कंगना ने कहा कि वह शुरू से ही मुंबई और महाराष्ट्र को पसंद करती आई हैं। अठावले ने भी उन्हें सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र के विरोध में एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी, लेकिन सरकार के ऊपर की गई टिप्पणी को मुंबई और महाराष्ट्र के ऊपर की गई टिप्पणी बताकर बात का बतंगड़ बनाकर अगर कंगना को मुंबई आने से रोकने की साजिश है तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रामदास अठावले ने संजय राउत को भी कहा कि भले ही राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार हो और शिवसेना उसमें सहयोगी दल हो, फिर भी संजय राउत को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। संजय राउत को कंगना रनौत को धमकी नहीं देनी चाहिए थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कंगना रनौत ने राज्य सरकार के विरुद्ध टिप्पणी की थी, लेकिन ये मतलब नहीं है इसका कि उन्हें मुंबई आने से ही रोक दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार अब कंगना पर चौतरफा हमला कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा कंगना रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने के बाद राज्य सरकार महाराष्ट्र बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी तीखे हमले कर रही है। अघाड़ी सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया है। कंगना के मुंबई के आने के बाद राज्य का सियासी पारा भी चढ़ने के आसार हैं। लद्दाख सीमा पर हुई फायरिंग की घटना के बाद मंगलवार को फिर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। लेकिन सीमा पर हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। लद्दाख के पास रेजांगला में चीन ने कब्जा जताने की कोशिश की और भारतीय जवानों के सामने हथियार लेकर आ गए, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने संयम बरतते हुए चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। इस बीच 7 सितंबर की एक तस्वीर सामने आई जिसमें चीनी सेना की पोल को खोल दिया गया। तस्वीर में चीनी सैनिक हथियारों के साथ भारतीय हिस्से की ओर बढ़ते दिखे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक लद्दाख सीमा पर जवानों को खुला निर्देश है कि वो किसी तरह का उल्लंघन न होने दें। हालांकि इस दौरान भारतीय जवान अपनी ओर से भी नियमों और समझौतों का पालन करेंगे। यही कारण है कि बीते कुछ दिनों में जो झड़प हुई हैं, वो चीन की ओर से उकसाई गई हैं। भारतीय जवानों ने संयम बरता। चीनी सेना लगातार सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है। मंगलवार को भी करीब 50 चीनी सैनिकों ने मुखपरी के पास भारतीय पोस्ट की ओर आने की कोशिश की। ताजा हालात के मुताबिक चुशुल हाइट्स के पास पेंदोरा लेक के इलाके में चीनी सेना ने करीब 1500 सैनिकों का जमावड़ा किया हुआ है। उनके साथ आर्टिलरी गन, अन्य हथियार भी हैं। वहीं भारतीय सेना ने स्पेंगुर लेक के पास मुखपरी, रेचनला और रेजांगला को अपने कब्जे में ले लिया है। अभी तक विवादों के बीच लगातार दोनों सेनाओं के ब्रिगेड कमांडर चुशुल इलाके में आमने सामने बैठकर बात करते रहे थे, लेकिन सोमवार की घटना के बाद हालात बदल गए हैं। बीते दिन कमांडर्स ने हॉटलाइन पर बात की। इस दौरान काफी गर्मा गर्म बहस हो गई, जो बता रही है कि हालात बिगड़ रहे हैं। मुखपरी पीक इलाके में जिस तरह से चीनी सेना ने घुसने की कोशिश की, उसकी भारत की ओर से शिकायत की गई, जिस पर बहस हो गई। तस्वीर में चीनी सैनिकों के पास कई हथियार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब चीन का ये कहना है कि वो उनके कल्चर का हिस्सा है, इसलिए खतरा नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि चीन एक बार फिर से वही करना चाहता है जो उसने गलवान में किया था। हालांकि दोनों ब्रिगेडियर में अभी भी ये तय हुआ है कि बातचीत का सिलसिला खुला रहेगा। तेजस्वी यादव भले ही मुकाबला तो नीतीश कुमार से कर रहे हैं और हर दिन ताबड़तोड़ चुनौतियां भी देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लालू प्रसाद के दोनों लाल चुनावी मैदान में उतरने से डरे हुए हैं। दोनों अपनी अपनी सीट बदलना चाहते हैं, वजह हार का डर है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तो महुआ विधानसभा छोड़कर अपना रुख हसनपुर की ओर कर लिया। सोमवार को तेज प्रताप ने हसनपुर में रोड शो भी किया। उनकी पूरी टीम अब यहां फोकस कर रही है। वैशाली जिले के तहत आने वाली महुआ सीट पारंपरिक रूप से जेडीयू का गढ़ रही है, लेकिन 2015 में आरजेडी जेडीयू गठबंधन होने के नाते लालू यादव ने अपने बेटे की इस सीट से सेफ लॉन्चिंग कराई थी और उसकी जीत भी हुई थी।
इस बार दोनों दल अलग अलग हैं। ऐसे में तेज प्रताप की राह मुश्किल है। 2010 के चुनाव में इस सीट से जेडीयू के रविंद्र राय ने राजद के जगेश्वर राय को हराया था। हालांकि 2000 और 2005 में राजद से ही दसई चौधरी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। वो लंबे समय से अलग अलग दलों में रहते हुए यहां से जीतते रहे थे। एक दिन पहले ही तेज प्रताप यादव के ससुर और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय ने उन पर निशाना साधा था और कहा था कि तेज प्रताप भगौड़े हैं, वो महुआ से भागकर कहीं भी जाएं, चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। चंद्रिका राय ने आरोप लगाया कि लालू यादव के परिवार ने यादवों का इस्तेमाल पैसे और पावर के लिए किया, लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं। पिछले महीने चंद्रिका राय ने राजद छोड़कर जदयू का दामन थाम लिया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी राघोपुर में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि ये सीट उनकी पुश्तैनी सीट रही है। साल 2010 को छोड़ दें तो 1995 के विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक ये सीट लालू परिवार के कब्जे में रही है। 1995 और 2000 में लालू यादव यहां से चुने गए थे। उनके बाद 2005 में यहां से राबड़ी देवी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 2010 में राबड़ी देवी को हार का मुंह देखना पड़ा था। उन्हें जेडीयू के सतीश कुमार यादव ने हराया था, लेकिन 2015 में तेजस्वी यादव ने यहां से सियासी पारी का आगाज किया था। राघोपुर सीट भी वैशाली जिले के तहत और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है। इस सीट पर राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का बड़ा प्रभाव है। राजद की सभी जीत में रघुवंश प्रसाद सिंह की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन फिलहाल वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने राजद के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लिहाजा हार की आशंका को देखते हुए तेजस्वी ने भी राघोपुर सीट बदलकर कोई दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि लालू यादव इस पर राजी नहीं हुए। ऐसी सूरत में तेजस्वी यादव को अब रघुवंश सिंह की शरण में ही जाना होगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से रामा सिंह की राजद में एंट्री अटक गई है। रघुवंश सिंह रामा सिंह को पार्टी में शामिल कराए जाने के खिलाफ थे। बता दें कि रामा सिंह का भी राघोपुर सीट पर प्रभाव रहा है। रामा सिंह और रघुवंश सिंह की अदावत पुरानी है। लालू यादव भी रघुवंश सिंह की कीमत पर रामा सिंह को पार्टी में शामिल कराए जाने के खिलाफ थे। कांग्रेस का संघर्ष दो तरफा है। एक तरफ सत्ता पाने की लड़ाई है तो दूसरी तरफ वो खुद अपने भविष्य से लड़ रही हैं। गांधी परिवार के खिलाफ जो बड़े आरोप लगते हैं, उसमें सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि पूरा का पूरा परिवार 3 घेरों से घिरा हुआ है। इसमें भी सोनिया गांधी का घेरा अलग है और राहुल का अलग। ऐसे कम नेता हैं जो दोनों के गुड बुक में हैं। माना जाता है कि गांधी परिवार दोस्त, सहयोगियों और करीबियों के घेरे से घिरा हुआ है। ये तीनों घेरे हमेशा के लिए बने हुए हैं। बस कुछ सालों बाद इनमें कुछ नई एंट्रीज हो जाती हैं, कुछ बाहर निकल जाते हैं। ये इनर सर्किल सोलर सिस्टम की तरह है। ये सदस्य निर्णय लेने में कितना आगे रहते हैं, ये गांधियों से उनकी निकटता पर निर्भर करता है, क्योंकि उनका राजनीतिक करियर उस समय के पार्टी के चमकते सितारे की परिक्रमा से ही तय होगा। लेकिन अब कांग्रेस के पास 2 चमकते सितारे हैं, एक सोनिया, दूसरे राहुल। इनमें कुछ राहुल के साथ हैं, कुछ सोनिया के साथ, तो कुछ दोनों के साथ। अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी का पुराने नेताओं पर अब भी भरोसा है। उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व रक्षा मंत्री A.K. एंटनी जैसे सम्मानित नेता हैं। साथ ही अंबिका सोनी, पार्टी कोषाध्यक्ष अहमद पटेल भी साल 1998 से ही उनके साथ हैं। इसके बाद नाम आता है सुमन दुबे का, जो पूर्व पीएम राजीव गांधी के करीबी दोस्त रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस में फूटे लेटर बम के बाद गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और वीरप्पा मोइली सरीखे सीनियर लीडर फिलहाल इस घेरे से बाहर हैं। वहीं दूसरे घेरे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और 9 बार के लोकसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला शामिल हैं।
वहीं तीसरे और सबसे बाहरी घेरे में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी हैं। एक और जहां सोनिया के आसपास दिग्गज और वरिष्ठ नेताओं का घेरा है जो खुद को पहले से साबित कर चुके हैं, वहीं राहुल कैंप में ज्यादातर युवा नेता और पेशेवर शामिल हैं जो सोचते हैं कि वे कांग्रेस में नए वर्क कल्चर के जरिए फिर से उसका भाग्योदय कर देंगे। सुरजेवाला और वेणुगोपाल के अलावा राहुल गांधी के सबसे करीबी सहयोगियों में सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर निखिल, फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर अलंकार सवाई, रणनीतिक सलाहकार सचिन राव, ऑक्सफोर्ड स्कॉलर कौशल किशोर विद्यार्थी और सैम पित्रोदा हैं। राहुल गांधी की कोर टीम के दूसरे घेरे में असम से सांसद गौरव गोगोई, अजय माकन, AK एंटनी, श्रीनिवास बीवी, मानिक टैगोर और सुष्मिता देव शामिल हैं। राहुल के सबसे आखिरी और तीसरे घेरे में राजीव गौड़ और सचिन पायलट शामिल हैं। बदले की आग में शिवसेना कुछ इस कदर झुलसी कि उसने सारे कायदे कानून को हाथ में लेकर कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ मचा दी। बीएमसी और उद्धव ठाकरे को इस बात की जानकारी थी कि मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन कंगना को सबक सिखाने के लिए बेकरार उद्धव ठाकरे ने न तो कंगना को वक्त दिया और न ही हाईकोर्ट की कार्रवाई होने तक का इंतजार किया। हाईकोर्ट की सुनवाई शुरू होने से पहले ही बीएमसी का दस्ता कंगना रनौत के दफ्तर पहुंच गया और जमकर तोड़फोड़ मचाई। कंगना के आलीशान दफ्तर को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया गया। इस बीच हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी, लेकिन तब तक बदले की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। बीएमसी और शिवसेना की इस हरकत के बाद संघ और बीजेपी ने ही नहीं बल्कि शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का ये दांव उन पर ही उल्टा पड़ने वाला है। सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आने के बाद अब सत्ताधारी गठबंधन की साझेदार एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। पवार ने कंगना के मुंबई स्थित कार्यालय पर बुलडोजर चलाए जाने की तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे बेहद गैर जरूरी एक्शन करार दिया। पवार ने कहा कि मुंबई में बहुत सी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं। बेहद गैर जरूरी तरीके से लिए गए इस एक्शन से लोगों को उद्धव सरकार पर टिप्पणी करने का मौका मिल गया। अभिनेत्री कंगना रनौत का मुंबई में पाली हिल स्थित उनके बंगले पर बीएमसी की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। संघ के अखिल भारतीय सह प्रमुख रामलाल ने कंगना के बचाव में ट्वीट किया। बता दें कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने भी कंगना के समर्थन में ट्वीट किया। रामलाल ने ट्वीट में कहा कि असत्य के हथौड़े से सत्य की नींव कभी हिलती नहीं है। संघ के नेता के इस ट्वीट के कई मायने लगाए जा रहे हैं। बता दें कि कंगना अपने बंगले पर बीएमसी की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बता रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत की पहली रात एनसीबी के लॉकअप में गुजारनी पड़ी। बताया जा रहा है कि वह रात भर सो नहीं पाई और काफी घबराई हुई थी। इसी बीच खबर है कि रिया के वकील आज सेशन कोर्ट में उनकी जमानत की अपील करेंगे। 10 सितंबर को मुंबई की विशेष अदालत में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। अगर कड़ियों को जोड़े तो सोमवार की पूछताछ में रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूली थी। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक रिया ने कहा था कि सिर्फ सुशांत के साथ ही ड्रग्स लेती थी। पहले रिया ड्रग्स को लेकर एनसीबी के सवालों का गोलमोल जवाब दे रही थी। एनसीबी ने रिया का सामना शौविक से करवाया। शौविक को देखकर रिया रोने लगी। शौविक ने कहा कि रिया कभी कभी ड्रग्स भी लेती थी। इसके बाद रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूल कर ली। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ऑफिस से भायखला जेल ले जाया जा रहा है। 22 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में रहने का आदेश है, जिसके अनुसार उन्हें 14 दिनों तक जेल में ही रहना होगा। कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलाकर उद्धव ठाकरे ने इस बात के संकेत तो दे दिए कि जो कोई उनके खिलाफ बोलेगा उसका यही अंजाम होगा। लेकिन
उद्धव ठाकरे की इस कार्रवाई के खिलाफ अब राजनीतिक पार्टियां और सोशल मीडिया पर लोग आवाज तेजी से उठाने लगे हैं। संघ और बीजेपी के बाद शरद पवार जैसे नेता उद्धव ठाकरे के खिलाफ हो गए। उन्होंने बीएमसी की इस कार्रवाई की आलोचना कर डाली। पवार के बाद अब शिवसेना की दूसरी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बीएमसी के इस एक्शन को प्रतिशोध से ओतप्रोत बताया। संजय निरुपम ने ट्वीट करते हुए कहा कि कंगना का ऑफिस अवैध था या उसे डिमोलिश करने का तरीका है ये, क्योंकि हाईकोर्ट ने कार्रवाई को गलत माना और तत्काल रोक लगा दी। उन्होंने इस कार्रवाई को प्रतिशोध से ओतप्रोत बताया। राजनीति की उम्र बहुत छोटी होती है, कहीं एक ऑफिस के चक्कर में शिवसेना का डिमोलिशन न शुरू हो जाए। इससे पहले शरद पवार ने कंगना के मुंबई स्थित कार्यालय पर बुलडोजर चलने के बाद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे बेहद गैर जरूरी एक्शन करार दिया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा था कि हर कोई जानता है कि मुंबई पुलिस सुरक्षा के लिए काम करती है। आपको इन लोगों को प्रचार नहीं देना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर भी उद्धव सरकार की जमकर खिंचाई हो रही है। इसके पहले कंगना रनौत ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को चेतावनी देते हुए कहा कि आज में ऑफिस टूटा है और कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। सब जानते हैं कि 3 पार्टियों की जुगाड़ वाली सरकार में सीएम बनने के बाद से उद्धव ठाकरे लगातार अपनी कुर्सी बचाने के जुगाड़ में ही लगे रहते हैं। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। इसके अलावा राज्य में भी पार्टी सत्ता में है ही। बीते दिनों शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग ने सियासी रूप ले लिया। कंगना ने मुंबई को पीओके बताते हुए असुरक्षित होने की बात कही, तो हिमाचल प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उन्हें वाय श्रेणी की सुरक्षा दे दी। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई पहुंच चुकी हैं। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया और खार स्थित उनके घर पहुंचाया गया। दूसरी तरफ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी ने उनके बांद्रा स्थित बंगले में अवैध निर्माण को गिरा दिया। लगता है कंगना रनौत को शिवसेना से पंगा लेना काफी महंगा पड़ गया। कंगना की कंपनी मणिकर्णिका फिल्म्स के मुंबई स्थित दफ्तर पर बुलडोजर चलवा दिया। मुंबई पहुंचकर सीएम उद्धव पर कंगना का हमला। बोली, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। इसी बीच बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई कार्रवाई में फैसला कंगना रनौत के पक्ष में गया है। हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं कंगना रनौत का कहना है कि उनके ऑफिस में कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है। कंगना रनौत के पाली हिल स्थित ऑफिस पर चले बुलडोजर के बाद मामला पूरी तरह से सियासी रुख अख्तियार कर चुका है। कंगना के मुंबई पहुंचने और फिर बीएमसी के एक्शन के बाद उनका बयान भी आ गया, लेकिन इस बार कंगना के तेवर और अंदाज बदले हुए हैं। इस बार कंगना ने संजय राउत जैसों को नहीं बल्कि सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को ललकारा है और खुली चुनौती भी दी है। माना जा रहा है कि कंगना उद्धव के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी कर चुकी हैं। उनके बयान से साफ हो गया है कि वो महाराष्ट्र सरकार से लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। बीजेपी संघ के बाद शरद पवार जैसे नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे की इस कार्रवाई की आलोचना की है और बड़ी बात यह है कि पहली बार संघ ने इस मामले में दखल दिया है। बीजेपी के निशाने पर उद्धव ठाकरे तो पहले से ही हैं। कंगना ने वीडियो जारी कर कहा कि उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इससे पहले कंगना रनौत शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत को लेकर मुखर थीं, लेकिन बीएमसी की कार्रवाई के बाद उन्होंने सीधा सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से कंगना लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। वो नेपोटिज्म को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत तक पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। पिछले हफ्ते कंगना ने कहा था कि वर्तमान महाराष्ट्र सरकार के वक्त में उन्हें डर लगता है।
उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कर दी थी, जिसके बाद संजय राउत ने कहा था कि अगर कंगना को डर लगता है तो वो मुंबई न आए। जिसके बाद कंगना ने ट्वीट करके कहा था कि किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है। और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, हाँ मैं मराठा हूँ, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। कंगना ने खुली चुनौती देते हुए कहा था कि वो 9 सितंबर को मुंबई आएंगी। उन्होंने सुरक्षा मांगी, जिसके बाद केंद्र ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी। कंगना मुंबई पहुंच चुकी हैं और इस बार उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ललकारा है। अब उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले उद्धव ठाकरे के लिए शरद पवार को मनाने की चुनौती है, जिन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई की आलोचना की है। लेकिन संजय राउत टाइप नेता अब तक उसे सही साबित करने पर तुले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।